एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 5 फेमस जजमेंट्स ऑफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। आप सभी ने कहीं ना कहीं इनके जजमेंट पढ़े ही होंगे, देखे होंगे, बट हो सकता है आपको ये ना पता हो कि इस जजमेंट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको सारे वो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बताने वाली हूँ या फेमस जजमेंट्स बताने वाली हूँ जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि जुडिशरी गोल्ड हैज फॉर द फर्स्ट टाइम कम अप विद द एडीपीओ एंड एपीओ बैच। ऑल दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीस टू कैन एनरोल विद जुडिशरी गोल्ड। जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट हुआ है, मॉर्निंग बैच है ये। 10:30 पे इसकी पहली क्लास होती है। सो ऑल दोस हु आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ जुडिशरी गोल्ड इन देयर जुडिशरी प्रिपरेशन जर्नी कैन एनरोल फॉर दिस बैच। हर संडे जुडिशरी गोल्ड आपके लिए कंडक्ट करवाता है ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। इसको अटेम्प्ट करके आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। सो डू अटेम्प्ट दिस टेस्ट, डू एनरोल फॉर दिस टेस्ट। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, मेरे अकॉर्डिंग जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इज अ वेरी प्रेगमैटिक प्रैक्टिकल जज। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि इनके जजमेंट जब आप पढ़ेंगे यू विल कम टू अ रियलाइजेशन कि जो भी डिसीजन है आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंट डे नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इनका मानना है कि जो प्रेजेंट डे नीड है उसके अनुसार जजमेंट होना चाहिए, तभी जस्टिस होगा। अगर आप आज की नीड को देखते हुए जजमेंट करते हैं, अगर आप स्टीरियोटिपिकल सोच को फॉलो करते हुए कोई भी जजमेंट देते हैं, पुराने जमाने की धारणाओं से रिलेटेड उसी को फॉलो करते हुए अगर आप कोई जजमेंट देते हैं, then in that case justice will not be seen to be done, ऐसा इनका मानना है। इसलिए in my opinion he is the most practical judge that Indian judiciary has witnessed. Justice D.Y. Chandrachud, as you all know, is the son of one of the former Chief Justice of India, Justice Y.V. Chandrachud. He started his practice in the Bombay High Court. Then he went to the he was appointed as a judge in the High Court of Bombay. Then he was elevated to the Supreme Court. Presently, he's serving as a Supreme Court judge. He's also in the line to become the CJI. So, hoping कि जल्द ही हम as CJI देखेंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को। जब हम बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं सीधे उन फेमस जजमेंट्स की जिनकी मैं स्टार्टिंग से बात कर रही हूँ, जिनके लिए मैं कह रही हूँ कि भाई बहुत ही फेमस मुझे लगते हैं कि ये जजमेंट्स हैं जिनका एक आज की प्रेजेंट डे सोसाइटी में बहुत रेलेवेंस है। सबसे पहला जजमेंट जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ये वो 9 जज बेंच है जहां पर राइट टू प्रिवेसी को कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट बोला गया कि इट्स अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी जो एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र और खड़ग सिंह के केस में बोल दिया गया था कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन इस केस में इट वाज स्टेटेड दैट राइट टू प्राइवेसी इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड इज इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। ये जो 9 जज बेंच थी, इसको 9 जज बेंच क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र जो केस था उसमें 8 जजेस बेंच थी जिसमें ये बोल दिया गया था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। इसलिए यहाँ पे दिस जजमेंट वाज रिलेटेड टू आधार एक्ट। आधार एक्ट से रिलेटेड ये केस था जहाँ पे आधार एक्ट की सैंक्टिटी को डिसाइड करना था, वैलिडिटी को डिसाइड करना था। बट जब राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन आया तो एक 9 जज बेंच बनानी पड़ी बिकॉज ऑफ द एमपी शर्मा केस। अब जब ये बनाई गई 9 जज बेंच, इन्होंने यूनानिमसली होल्ड किया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। सेकंड सेम केस 5 जज बेंच, यहाँ पे ये वही सेम केस है बट यहाँ पे आधार एक्ट की वैलिडिटी को डिसाइड किया गया था। इन दिस केस इट वाज अ 5 जज बेंच। सिर्फ राइट टू प्राइवेसी वाले मैटर को डिसाइड करने के लिए इट वाज अ 9 जज बेंच। आधार एक्ट की जब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिसाइड की गई तो 5 जज बेंच बिठाई गई। 5 जज बेंच में भी जस्टिस पुट्टास्वामी वाज एन इंपॉर्टेंट, जस्टिस चंद्रचूड़ वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। बट कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने यहाँ पे प्ले किया? ही गेव द डिसेंटिंग जजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं इस केस में आधार एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया,
But Justice D.Y. Chandrachud was the only person who dissented in this particular judgment. उन्होंने कहा कि आधार एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बिकॉज ये ग्रॉस वायलेशन है आपकी राइट टू प्राइवेसी का। जब हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं और हम आधार एक्ट की बात करते हैं, आधार एक्ट कहता है आपको अपने फोन लिंक करना है आधार से, आपको अपने सारे बैंक में आधार को लगाना है, हर जगह यू आर वायलेटिंग द राइट टू प्राइवेसी। इसको एक मनी बिल की तरह पास कर देना इज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा उनका मानना था। सो ही वाज अ डिसेंटिंग जज इन दिस पर्टिकुलर केस। यहाँ पे उन्होंने एक ब्यूटीफुल सी लाइन कही थी। उन्होंने कहा था डिसेंट एक्ट्स एज अ वॉल्व ऑन द इंडियन जुडिशरी। अगर कभी भी मान लीजिए अगर कोई गलत ओपिनियन ना आ जाए, इसलिए एक तरीके से ये एक वॉल्व की तरह काम करता है जो चेक करता है कि आप कभी भी डेमोक्रेसी का वायलेशन ना करें या जुडिशरी कोई गलत डिसीजन ना ले दे। लीगल स्कॉलर्स का आज भी मानना है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का जो डिसेंटिंग जजमेंट था वो ज्यादा सही है। ऑल्दो टुडे as we know today, Aadhaar Act has been held to be constitutional by this particular case, but dissenting judgment था जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का। The third case is Navteej Singh Johar versus Union of India. नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेक्शन 377 आईपीसी के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। यहां पर ये होल्ड किया गया कि कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ नेचर, if it is happening with the consent of two consenting adults, then it is not unconstitutional, तब वो unconstitutional नहीं है। ऐसा this act, if you're prohibiting it under article section 377 of IPC, then it is a violation of right to privacy of an individual. It's a choice of an individual कि वो किसके साथ रहना चाहता है, with whom he wants to maintain his relationship. तो यहाँ पे सेक्शन 377 को पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था टू एन एक्सटेंट कि जहां पे कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स है या कार्नल इंटरकोर्स है बिटवीन टू पर्सन्स, इट्स नॉट डेरोगेटरी, इट्स नॉट अगेंस्ट एनी लॉ, बट अगर वहीं पे कंसेंट नहीं है देन इन दैट केस उस कॉन्टेक्स्ट में 377 कॉन्स्टिट्यूशनल है। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया, बहुत सुना होगा आपने, बहुत सुना होगा, ये बहुत सेलिब्रेटेड केस है। विमेन को पहले तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, जब आर्मी एक्ट इनिशियली इनैक्ट हुआ तब विमेन को अलाउड नहीं था टू एंटर इनटू आर्मी, बस स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से कुछ एरियाज में देवर अलाउड। देन एक पिटिशन फाइल हुई जहां पे बोला गया कि परमानेंट कमीशन देना चाहिए वुमेन को। फिर उसके बाद पहले परमानेंट कमीशन से ये पहले ये बात चालू हुई कि भाई कहीं तो राइट देना चाहिए वुमेन को, तो उनको इनकॉर्पोरेट तो किया गया, वुमेन वर मेड अ पार्ट ऑफ आर्मी बट ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिला, दे वर ओनली अलाउड टेम्परली। तब वहां पे वापस से ये बात उठ के आई कि भाई परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिपोर्ट सबमिट करी जिन्होंने बोला कि 8 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे विमेन को दिया जा सकता है परमानेंट कमीशन, बाकी में नहीं। लेकिन इस केस में कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट का ये कहना है कि अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी की वजह से या फिर इसलिए क्योंकि एक विमेन इज ड्रॉन टूवर्ड्स द ड्यूटी ऑफ मदरहुड, सिर्फ इस रीजन की वजह से अगर आप ये कह रहे हैं कि विमेन कैन नॉट बी परमानेंटली मेड अ पार्ट ऑफ द army, navy, air force, then in that case this is a very stereotypical approach that you are following and which cannot be allowed. Again, Justice D.Y. Chandrachud was an important part in this judgment. He played an important part by giving this judgment in favor of the permanent commission. जैसा आज हमें पता है, because of this historical judgment, women now have permanent commission in all the forces of army. एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, बहुत ही रिसेंट केस है, आपने अभी सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, बहुत अभी न्यूज में था। यहाँ पे एक विमेन थी, अनमैरिड वुमेन, शी वांटेड टू अबॉर्ट हर चाइल्ड, बट
दिल्ली हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया था, स्टेटिंग कि जब हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की, वहां पे सिर्फ एक मैरिड वुमेन को अलाउड है 20 to 24 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद टू अबॉर्ट अ चाइल्ड। और अगर मान लीजिए अबॉर्ट करना होता है इस दौरान भी, तो कुछ कंडीशंस हैं विच यू नीड टू फॉलो। यहाँ पे हिस्टोरिक जजमेंट जिसमें ये बोला गया, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी एक पार्ट थे, जिसमें कहा गया कि एक वुमेन की बॉडी की जब हम बात करते हैं, तो उसका सोल अधिकार है उसके ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर उसका अधिकार है, और हर डिसीजन लेने का हक उसके पास है, आप उससे वो हक छीन नहीं सकते। तो जब हम नए अभी 2021 के अमेंडमेंट की बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर, वहां पे एनी वुमेन एंड हर हस्बैंड की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है एनी वुमेन एंड हर पार्टनर, जो सीधे सीधे लेजिस्लेचर का ये इंटेंशन दिखाता है कि अब हर वुमेन को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, बी इट मैरिड और बी इट अनमैरिड। तो अगर एक अनमैरिड वुमेन भी चाहे तो ऑन सर्टेन ग्राउंड्स after 24 weeks of pregnancy also she can abort the child. So this is a turning point in the medical termination or the abortion laws में एक बहुत ही major change है which this case law has brought in. So this was the 5 cases that I wanted to discuss with you, which in which Justice D.Y. Chandrachud has played a very important part. I hope ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको एनलाइटन किया होगा इस वीडियो ने काफी आपको समझ में आया होगा कि कौन से उन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स या फेमस जजमेंट की मैं बात कर रही थी जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक पार्ट प्ले किया है। So if you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you.